आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे भारत पीओके को वापस ले सकता है। सबसे पहले ये देखिए कि करंट इंडियन गवर्नमेंट का इस मुद्दे पर क्या मूड है। काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। लीडरशिप में पीओके बाय 2024 इंडिया में मर्ज हो। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। Indian army will carry out any order which is being given by the government of India. भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहे। इन वीडियो से साफ दिख रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए पीओके एक इमोशन है, जो आप अमित शाह जी की इस वीडियो में भी देख सकते हैं। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल का यह कहना है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में पीओके 2024 तक इंडिया में मर्ज हो सकता है। अब तक कई सारे इंडियन मिनिस्टर ने मीडिया में ओपनली यह सिमिलर क्लेम्स किए हैं। जम्मू कश्मीर में हुए नेशनल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पीओके के बारे में बात करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह तक कहा कि अब तक पार्लियामेंट में 3 बार पीओके को यूनिफाइड करने के लिए रेजोल्यूशन पास हो भी चुके हैं। कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि भारत कैसे पीओके को वापस ले सकता है। अब इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपना मर्जर चाहते हैं। इस मर्जर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया के पास मेजरली 3 तरीके हैं। पहला क्लासिक है आक्रमण करके पीओके को अपने अंडर ले लेना, और फिर जैसे यूएन ने कहा था वहां पर एक पब्लिक वोटिंग रखकर उसके रिजल्ट के अनुसार डिसीजन ले, उसी तरह जिस तरह रशिया ने क्रीमिया रीजन में जबरदस्ती किया था। 2014 की बात है। क्रीमिया इनोवेशन में रशिया ने वहां पर अपनी फोर्सेस को भेजकर मिलिट्री कैंप्स, एयरपोर्ट और बाकी इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने क्रीमिया में एक रेफरेंडम फ्लैश वोटिंग रखा, जहां पर लोगों के पास एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट होने का था और दूसरा ऑप्शन रशिया के साथ जुड़ने का था। रेफरेंडम में रशिया के मुताबिक 97% लोगों ने रशिया के साथ जुड़ने का फैसला किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता कि पीओके भारत को वापस मिले। इसलिए क्योंकि रिसेंटली एलओसी यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चाइनीज कैनन डिप्लॉय है। यह इसलिए है क्योंकि जितना डर पाकिस्तान को अपनी इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरी को खोने का है, उससे कहीं ज्यादा डर तो चाइना को अपने हैवी इन्वेस्टमेंट को खोने का है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक के प्रोजेक्ट में ही अब तक $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो मेजरली पीओके से होकर गुजरता है। अब चाइना को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान फिलहाल उस इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं है जहां पर वह सारे इन्वेस्टमेंट को रिपेयर कर पाए। और तो और अगर इंडिया उन चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लेती है तो उसके सारे पैसे वेस्ट होने वाले हैं। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए चाइना अब पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट 2 फ्रंट वॉर लॉन्च कर सकता है। दूसरा तरीका वह है पाकिस्तान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करके 1987 में रशिया और यूएस में ट्रीटी ऑफ स्टेशन साइन हुआ था, जिसमें उस वक्त $7.2 मिलियन लेकर यूएसए ने रशिया से अलास्का खरीदा था। अब पाकिस्तान के फिलहाल चल रहे इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल ऑफर दे सकता है और ऑफिशियली बिना किसी वॉर के पीओके को अपने नाम पर कर सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बार बार ओपनली कह चुकी है कि दैट कश्मीर एन एनेबल पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पीओके। अब ऐसे में अगर पीओके को पैसे देकर खरीदेंगे तो ऑपोजिशन और लोग यह कहेंगे कि अगर पीओके सच्ची में इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है तो उसे खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है। मतलब गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी भला, अपनी चीज को पैसे देकर कोई खुद क्यों लेगा। तीसरा तरीका भी है इंडिया के पास, जो है यूएन इंटरवेंशन। क्योंकि पहले भी यूएन ने ऐसे केस में इंटरवेंशन किया है, जैसे इराक और कुवैत का वॉर ले लो। इराक को कुवैत के ऑयल रिजर्व्स कैप्चर करने थे, जिसके कारण उसने सेकंड डॉग्स नाइट को कुवैत पर एक ऑल आउट अटैक लॉन्च कर दिया था। अब इराक के सामने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज ना होने के कारण कुवैत गवर्नमेंट ने यूएन से हेल्प मांगी। यूएन ने इंटरव्यू करते हुए सबसे पहले इराक को अपने ट्रूप्स पीछे ले जाने के लिए 1.5 महीने का समय दिया, जो ऑर्डर्स इराक ने नहीं माने। एक्शन में यूएन और अलायंस फोर्सेस ने मिलकर अपने फोर्सेस को ऑन ग्राउंड उतार दिया, वहां पर इराकी फोर्सेस पर अटैक लॉन्च करने के लिए। इन हैवी अटैक्स को देखकर कई सारे इराकी ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया और 1 फरवरी में इराक ने वॉर में हारने के बाद सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी कुवैत को वापस दे दी। तो अगर पीओके के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी इस मुद्दे को इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाकर
यूएन इंटरवेंशन की मांग करता है तो यह काफी हेल्पफुल होगा। यूएन से हेल्प मांगने से इंडिया को इस इशू में एक अपर हैंड भी मिलेगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टेज पर जाने के बाद बाकी कंट्रीज भी इंडिया का सपोर्ट कर सकती है। बिकॉज ऑफ इंडिया, गुड रेप्यूटेशन और सभी को पता है इंडिया की क्रेडिबिलिटी जो आज पूरी दुनिया में किस लेवल पर पहुंच चुकी है और वहीं पर पाकिस्तान की कितनी गिरती जा रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि इंडिया को अब एक व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहिए, यानी कि ऐसा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जो पीओके की ग्राउंड रिपोर्ट और प्रॉब्लम बताएं, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन हो कि पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। इनफैक्ट इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर यह है कि 10 जुलाई से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया और यह खुद पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं। अब इस पर कुछ लोगों का यह मानना है कि यह इंडिया ने करवाया। अगर यह इंडिया ने ही किया है तो इसे 2024 से पहले इंडिया की तरफ से एक स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देखा जा सकता है।